चलो, आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक स्वप्रेरण, है ना। स्वप्रेरण, उसके बाद स्वप्रेरकत्व देखेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन क्या है उसको, है ना। फिर सेल्फ इंडक्टेंस उसको देखेंगे, है ना। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण पहले देखेंगे, फिर स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक ऐसे करके। ठीक। देखो, पिछले साल 2023 में, अभी तो 24 चलेगा, है ना, 2023-24। पिछले साल क्या हुआ था, इससे पेपर क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कैसे पूछा था? स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, है ना। स्वप्रेरकत्व, सॉरी, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, है ना। और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। इसका मात्रक विमी सूत्र लिखिए। 3 नंबर में इसको घुमाया था। एक सेट में क्या दिया था? एक सेट में लेंज का नियम दे दिया था, इसी चैप्टर से। एक सेट में क्या दिया था? एक सेट में दे दिया था स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, इसमें कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक। तो देखो, अगर रिपीट ना करें तो स्वप्रेरण वाला हम लोग का चैप्टर, स्वप्रेरण को हटा दो तो बचेगा अन्योन्य प्रेरण। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अन्योन्य प्रेरण को तुम लोग का इस साल घुसा दे किसी एक सेट में। ए बी सी तीनों में से किसी एक सेट में अन्योन्य प्रेरण को घुसा सकता है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी इसको भी देख लो, क्या पता रिपीट कर दे इसको। ठीक। तो हम लोग देखेंगे स्वप्रेरण, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, हाँ हाँ, सेल्फ इंडक्शन, TION। ठीक। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? स्वप्रेरण है क्या? देखो, शब्द सही समझ रहा है, स्वप्रेरण, है ना, खुद के प्रेरण से। और उसके बाद अन्योन्य प्रेरणा, किसी अन्य के प्रेरण से, है ना। स्वप्रेरणा, खुद से जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो उसको स्वप्रेरण, और अन्य अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो उसको अन्योन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण को पहले देखते हैं हम लोग। हेडिंग डाले स्वप्रेरण, हाँ, उसी में समझाऊंगा ना स्वप्रेरण को। ठीक, समझाऊं? चलो, देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई कंडक्टर बना दे रहे हैं ना, एक हम लोग ये बना दे रहे हैं, प्लस माइनस और ये ऐसे करके, ये। ठीक। ये हम लोग एक परिपथ तैयार कर रहे हैं खुद से, किसी का मदद नहीं लिए हैं, खुद से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक। अब देखो, है ना, एक हम लोग का कंडीशन ले लें जिसे तुम लोग को, हम लोग को सरल बहुत पड़ेगा। हम्म, अब देखो, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो, जब शुरू में धारा का मान शून्य था, है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी परिपथ में यदि धारा प्रवाहित होती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में पढ़े हो ना, बस वही है। तो यदि धारा का मान हम लोग जीरो कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। और चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, जीरो। अर्थात उसमें कोई भी हम लोग का धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब संपूर्ण हम लोग का चीज क्या होगा, जीरो। ठीक। अब देखो, यदि धारा का मान बढ़ा करके आई कर दें तो बी का मान भी बढ़कर क्या हो जाएगा, बी। और इसका भी मान बढ़कर क्या हो जाएगा, फाइव बी। समझे? यदि धारा शुरू जीरो था, जीरो से आई लाए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो से कहाँ आ गया, बी हो गया। और ये जो हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स था, इसमें भी परिवर्तन जीरो से कहाँ हो गया, फाइव बी हो गया। तो जीरो से फाइव तक जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ है, तो इसके कारण कुंडली में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और यह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो यदि इसमें देखो, धारा का मान बढ़ा रहे हैं, तो यदि धारा का मान बढ़ाने पर देखो, धारा का मान बढ़ाने पर, ठीक, यदि इसमें धारा का मान बढ़ाएं, धारा का मान बढ़ा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो देखो, जीरो कहाँ, परिवर्तन कहाँ से कहाँ कर रहे हो, जीरो से फाइव बी, यहां तक का हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, देखो जीरो से फाइव बी तक का परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो इस परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें, है ना, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और
यह उस कारण का विरोध करती है, जैसे लेंज का नियम में बताया था ना, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या हुई है, उत्पन्न हुई है ना। तो ये किसका विरोध करेगी, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अब देखो धारा की दिशा कैसी है, इस डायरेक्शन में, तो किसका विरोध करेगी, इसका, तो ये इस डायरेक्शन में बहेगी। ये कौन सा होगा, प्रेरित धारा। ठीक, यह धारा का विरोध करेगी जिसके कारण वह क्या हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है। समझे इसको, हाँ बस सही है। एक बार फिर समझ लो, जब किसी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में अचानक वृद्धि हुआ ना, 0 से 5 परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, अचानक मान के चलो, है ना, एकाएक या अचानक वृद्धि होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना। ये लेंज के अनुसार मुख्य धारा, ये हम लोग का क्या है, मेन धारा है, आई, ये मुख्य धारा है ना, आई, इसको याद रखना है ना। तो यह क्या करती है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्यों, ताकि मुख्य धारा का मान ना बढ़ सके। क्यों, क्योंकि जिस कारण से उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध कर रही है ना, इसी आई धारा के कारण वो उत्पन्न हुई है, तो इसलिए इसका विरोध कर रही है और इसका मान ना बढ़े, इसलिए इस धारा के विपरीत धारा में हम लोग का प्रेरित धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। समझ गए, हाँ बस। तो देखो अब दूसरे कंडीशन में, जब धारा का मान हम लोग कम कर दे, मुख्य धारा का मान, ठीक, ये मुख्य धारा है ना, याद रखना, ये है हम लोग का मुख्य धारा है। ठीक, अब देखो दूसरा, मुख्य धारा का मान कम करने पर, कम करने पर, अब देखो मुख्य धारा का मान कम करेंगे तो कैसा होगा, ये कुंडली है, ये प्लस माइनस है ना, ये उसका हम लोग का क्या है, प्रतिरोध वगैरह, ऐसे करके पूरा सेट करके हम लोग कुंडली बनाए हैं। ठीक, ये प्लस है माइनस है, परिपथ है। तो जब धारा का प्रवाह होता है इस डायरेक्शन में, ये धारा आई है और ये आई है ना, तो मुख्य धारा का मान कम करने पर, अब देखो अगर यहाँ पर धारा का मान बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ रहा था और इसमें भी परिवर्तन हुआ, अचानक वृद्धि हुआ। अब जब धारा का मान तुम कम कर रहे हो, मान लो इसको धारा का मान को यहाँ कम कर रहे हो, तो इसमें भी अचानक परिवर्तन होगा और वो किस रूप में होगा, कमी के रूप में। तो देखो जब धारा का मान हम लोग कम करते हैं, कौन सी धारा, मुख्य धारा, तो जब मुख्य धारा का मान हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो क्या होता है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अचानक क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। धारा का मान को कम करोगे तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में का मान भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अतः कुंडली में विद्युत धारा पुनः प्रेरित होगी, है ना। अब देखो ये उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई हो, है ना। तो ये कैसे करेगी, विरोध उत्पन्न करेगी। अब देखो आई का मान हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारा विरोध करेगी। ये कम न करके क्या करेगी, इसको थोड़ा सा बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि अगर हम लोग और कम कर देंगे तो शून्य हो जाएगा और धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह शून्य ना हो, है ना, धारा का प्रवाह शून्य ना हो, इसके लिए क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, मुख्य धारा की दिशा में, है ना। तो याद रखना, जब किसी परिपथ में मुख्य धारा का मान बढ़ाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा जो है मुख्य धारा के विपरीत दिशा में हो जाती है, और जब मुख्य धारा का मान कम करते हैं तो ये प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में ही हो जाती है। क्यों, वो किसका विरोध कर रही है, हमारा विरोध कर रही है। देखो मुख्य धारा का मान हम बढ़ा रहे हैं तो उसका विरोध कर रही है, मत बढ़ो। अब यहाँ पर मुख्य धारा का मान कम कर रहे हैं तो ये उसका विरोध कर रही है, कम मत करो। क्योंकि मुख्य धारा का मान को हम लोग कम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये मुख्य धारा का मान 0 हो जाएगा। तो मुख्य धारा का मान 0 ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, प्रेरित धारा इसी मुख्य धारा की दिशा में ही चलता है, ताकि मुख्य धारा का मान शून्य न हो। समझ गए। तो बस यही है हम लोग का स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण को कैसे लिखोगे, तो जब किसी कुंडली में, समझते जाना, जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। देखो सेल या बैटरी डाले हम लोग, जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में जो धारा है वो प्रेरित हो जाती है ना। कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो सदैव मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है ना। मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है, या मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। समझे इतना चीज को, एक बार फिर समझो। जब किसी कुंडली में, है ना, सेल या बैटरी से मुख्य धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके, है ना, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो सदैव मुख्य धारा के
मान में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। किस परिवर्तन का? जो हम लोग ये परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्य धारा का मान कभी बढ़ा रहे हैं, मुख्य धारा का मान कभी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये इसी मुख्य धारा के मान को क्या करती है, मुख्य धारा के मान में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। समझ गए? चलिए लिखते जाइए। चित्र बनाओगे तो बना लो, नहीं बनाओगे तब भी ठीक है। और स्वप्रेरण का परिभाषा मैं लिखवाते जा रहा हूं। चलो लिखो परिभाषा, कॉपी पेन निकाल लो। मैं पहले से बोलता हूं, मैं लिखवाने वाला काम नहीं करता। तुमको कभी भी ये फीलिंग नहीं होगा कि तुम लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन है ना, यूट्यूब में पढ़ रहे हो या कहीं बाहर पढ़ रहे हो ना, तो तुमको ये फीलिंग होगा कि तुम लोग ट्यूशन कर रहे हो, है ना। तुमको ये फीलिंग होगा कि स्कूल में ही, या मतलब घर में प्रॉपर सामने आमने सामने जैसे लाइव पढ़ते हैं ना, वैसा पढ़ रहे हैं करके। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कॉपी, अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो साथ ही साथ एक रफ कॉपी, एक पेन निकाल कर रखिए। जो लिखवाते जा रहा हूँ उसको लिखिए। कहीं मिटा डालता हूँ तो वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है। चलिए स्वप्रेरण की परिभाषा हेडिंग डालिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए हो गया। चलिए लिखिए। जब किसी कुंडली के, जब किसी कुंडली में करो, है ना, जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी से, हाँ, जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में सेल या बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो तो कुंडली में, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में धारा जो है वो प्रेरित हो जाती है, या ऐसे कह सकते हो, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो सदैव मुख्य धारा में, जो सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जो सदैव मुख्य धारा में होने वाले, या मुख्य धारा के मान में परिवर्तन कह सकते हो, मुख्य धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। हो गया। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। समझ गए? बस यही है, ठीक। और ये किसका विरोध कर रही है? जो हम लोग धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्य धारा, मुख्य धारा का मान बढ़ाए तो प्रेरित धारा इधर हो गई, नहीं कम हो करके। मुख्य धारा का मान कम कर रहे हैं तो प्रेरित धारा उसी दिशा में चल रही है, नहीं तुमको कम होने मैं नहीं दूंगी, ठीक। वो बैटरी से जो हम लोग मुख्य धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं ना, उसका विरोध कर रही है प्रेरित धारा, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरणा कहते हैं। समझ गए? इतना चीज क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। इतना नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रुको, नहीं लिखे हो? चलो चित्र बनाओ जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र बनाओ। हो गया। चलो अब आगे देखें। हाँ, अब अगला हेडिंग डालो, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। हेडिंग डालो। चलो चलो हेडिंग डालो, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। क्या है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक? इसको है ना समझते हैं आराम से, है ना। हो गया। मान लो एक कॉइल है ना, कुंडली हम लोग बना देते हैं, ये प्लस माइनस, ये ऐसे करके हम लोग जो भी है कॉइल बना देते हैं। ये 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 ठीक। मान लो एक हम लोग क्या कर दिए, कॉइल बना दिए। अब समझना है ना धीरे धीरे इस चीज को, क्या बोल रहे हैं उसको, है ना। हम्म देखो, यहां पर मान के चलते हैं, मान के चलते हैं एक फेरे का फ्लक्स क्या है, फाई भी है। एक फेरे में फ्लक्स की संख्या क्या है, फाई है।
फाई बी। ठीक, तो देखो एक फेरे में फ्लक्स, एक फेरे का फ्लक्स हम लोग क्या मान लेते हैं, फाई बी, और इस कुंडली में टोटल कितने फेरे हमको नहीं पता, तो हम लोग मान के चलते हैं क्या, एन। ठीक, एक फेरे का फ्लक्स कितना है, फाइव बी, और इसमें इस कुंडली में टोटल कितने फेरे हैं, एन है। तो संपूर्ण कुंडली से, मतलब कुंडली से संबंधित यहां पर क्या क्या है इसको समझ लो। फाइव बी जो है वो एक फेरे का, एक फेरे या लूप, एक फेरे का फ्लक्स है, और एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। तो कुंडली से संबंधित, तो कुंडली से संबंधित संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, एन फाई बी होगा। देखो एक फेरा का फ्लक्स फाई है, दो फेरा का दो फाई, तीन फेरा का तीन फाई, चार फेरा का चार फाई, पांच फेरा का पांच फाई, 10 फेरा का 10 फाई, और कितना फेरा है टोटल, एन फेरा है, तो कितना हो गया, एन फाई। समझे, एक फेरा का एक फाई, दो ठो फेरा होगा तो फाइव फाई, दो ठो फाई भी हो जाएगा, तीन फेरा का तीन ठो, चार फेरा का चार ठो, तो एन फेरे है तो कितना हो गया, एन फाई भी। समझ गए इतना। हाँ, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, तो यही है हम लोग का अगला परिभाषा, है ना, स्वप्रेरकत्व का, कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, किसी कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या जो है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ, स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व का परिभाषा इसका, है ना, उसको तुम लोग अच्छे से समझ जाना। ठीक, दो परिभाषा है, तो हम लोग पहली परिभाषा देखो, स्वप्रेरकत्व परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा, किसी कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, है ना, की संख्या, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें प्रवाहित धारा के कैसी होती है बच्चा लोगों, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो किसी कुंडली में बद्ध, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या उसमें प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। समझ गए। हाँ, किसी कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, मान के चलते हैं, माना, माना कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स 60 कट लिख रहा हूं ना, एन फाइव बी। कैसे एन फाइव बी आया यहां समझ गए, एन फाइव बी व प्रवाहित धारा आई हो, तो क्या हो जाएगा, एन फाइव बी जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, प्रवाहित धारा आई के। जब अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगेगा, एन फाइव बी बराबर एल आई, है ना, जहां एल क्या है, जहां एल क्या है, अनुपातिक नियतांक है, नियतांक है जिसे कुंडली का क्या कहते हैं, हाँ, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक, अब एल का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन फाइव बी बटे क्या हो जाएगा, आई, ये। ठीक, ये होता है क्या, स्वप्रेरण का। हाँ ठीक, समझ गए। अब यहाँ आई बराबर अगर हम लोग एक कर दे, धारा को एकांक कर दे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाइव हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहीं से एक परिभाषा और निकल जाएगा, यहीं से, यहीं से देखो, छोटा सा और बता दे रहा हूँ, या यहाँ से, यहीं पर से देखो, यहीं से, यदि इसी के आगे है, यदि आई बराबर एक हो,
तो क्या होगा, एल बराबर एन फाई बी। एल बराबर कितना हो जाएगा, एन फाई बी। इससे हमको क्या पता चला कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान एकांक कर दे, है ना, या 1 एम्पियर या कुछ भी कर दे, तो किसी कुंडली में यदि एकांक धारा प्रवाहित करे तो कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स को उस कुंडली का क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। ठीक समझ गए। देखो एक बार फिर समझो, यदि आई का मान 1 कर दोगे, 1 एम्पियर मान लो धारा प्रवाहित कर रहे हैं जो भी है ना, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एन फाई बी, क्योंकि आई का मान तो 1 हो गया। उस कंडीशन में क्या कहेंगे, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को उस कुंडली का क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। समझ गए। चलिए इतना नोट करिए, और इसका परिभाषा जो मैं बोला उसको अभी लिख लीजिए, या तो फिर मैं फिर लिखवा दूंगा। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए इसको, ये हो गया। चलो इसी में परिभाषा लिखो, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए, या यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, लिखो ना, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, हाँ इसी के नीचे, इसी के नीचे, यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, उस कुंडली से संबंधित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या को ही उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। हो गया। अच्छा इसको देखो, इसको समीकरण 1 मान के याद रखना। इसका एक और सूत्र निकाल दे रहा हूं, और उसका परिभाषा हम लोग नहीं बनाएंगे, और ठीक खाली एक ही सूत्र। तो ये इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। ये हुआ। अब इसी में आगे देखो, मैं कल बताया था फैराडे का, हाँ फैराडे का नियम देखे थे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम क्या था, E बराबर माइनस एन, ऐसी था ना, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर B डाल देते हैं ना, डी फाई बाई डी टी। जब ये इतना था, लेकिन जब कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ये था, समझे थे ना। अब इसी में देखना, E बराबर, ये सेकेंड स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, ठीक। E बराबर है ना, माइनस का माइनस, n को इधर ले आओ, d को बाहर करो, और n को अंदर ले आओ, और n फाई b बटे क्या हो जाएगा, dt। इसको अंदर कर देते हैं, d को बाहर n को अंदर, ठीक। E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी, n फाई b का मान कितना है हम लोग के पास, li है, तो यहाँ पर रख देंगे कोष्टक में li, मान को रखे, और यहाँ पर dt। l को बाहर निकालते हैं, d को अंदर करते हैं, तो E बराबर हो जाएगा माइनस l बाहर निकाले और डी आई बाई डी टी। ये हम लोग का एक परिभाषा और बनता है, ठीक। लेकिन परिभाषा को मत लिखो, खाली सूत्र को याद रखो। ऋण चिन्ह ये बताता है कि विद्युत वाहक बल क्या है, विरोधी प्रकृति का है। विद्युत वाहक बल विरोधी प्रकृति का है, क्योंकि यह मुख्य धारा के मान में हुए परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है ना। मुख्य धारा में हुए मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए इसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। तो लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो इतना तक लाओगे, वही भी तुम लोग का सही है। समझ गए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, कर डाले, आधे साथ किए हो, चलो ठीक। अच्छा इसका मात्रक विमी सूत्र देख लो। हाँ दोनों बता दे रहा हूँ, मात्रक और विमी सूत्र, ठीक, क्योंकि पेपर में पूछता है मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो इसको हेनरी ने क्या किया था, हाँ हेनरी ने इसको किया था, जो भी किया था, ठीक। इसके संबंधित प्रयोग या इसको प्रतिपादन हेनरी ने किया था, तो इसका मात्रक जो बनेगा वो बनेगा सीधा सीधा हेनरी कर देना, ठीक। क्या करोगे, हेनरी कर देना, समझ गए। और उसके बाद इसका विमी सूत्र देख लो, बता दो विमी सूत्र। हाँ तो इसका विमी सूत्र जो बनेगा, विमी सूत्र है ना, और ये विमी सूत्र बनेगा एम एल का पावर 2, थोड़ा सुधार के लिख रहा हूँ, एम एल का पावर 2 टी माइनस 2 और ए माइनस 2,
ये कैसा आया बुक में देख लेना, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ठीक। ml का पावर -2 भी ढंग से नहीं दिख रहा है मेरा, ठीक, क्योंकि मान को रखोगे सबका तो तुमको कट फिट के मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि ई का मान रखोगे W/Q, है ना, और उसके बाद di/dt दुनिया भर का है हम लोग का, एल का निकालोगे तो, है ना, फिर क्यू का मान रखोगे, है ना, क्या होता है क्यू का, आवेश का मात्रक, आई टी रखोगे, ये सब दुनिया भर का रख के हल करोगे, चौथला बुक में दिया है, देख लेना, ठीक। मेरा काम है मेन मेन चीज पढ़ाना आप लोग को, ठीक, जो चीज समझना है, ये बुक में सिंपल तरीके से आप लोग को दिया, आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक। हाँ, नहीं समझ आता है तो मुझको कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। आप लोग के लिए है, उन लोग के लिए नहीं है। नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर ये चीज़ समझ नहीं आया है, इसको फिर से रिपीट कीजिए करके, तो या तो बीच में रिपीट कर देंगे या हो सकता है रिवीजन के टाइम में रिपीट कर देंगे, ठीक। तो आज के लिए ये वाला टॉपिक खत्म। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे उसके नियम के अनुप्रयोग, ठीक, स्वप्रेरण से संबंधित, ठीक। चलिए, अब अगला हेडिंग डालिए, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ठीक। अब हेडिंग डालिए, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व वाला चैप्टर पूरा खत्म ही कर देंगे इसका टॉपिक को, फिर कल अन्योन्य प्रेरणा का करके खत्म कर देंगे। हाँ, अब बढ़ना है तुम लोग के स्कूल से आगे फुल स्पीड में, ठीक। चलो अगला हेडिंग डालो, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसको घुमा के ऐसे भी दे सकता है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हेडिंग डालो, एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका का क्या, स्वप्रेरकत्व, ठीक। एक लंबी परिनालिका का क्या रहेगा, स्वप्रेरकत्व, ठीक। या ऐसे कह सकते हो, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, व्यंजक ज्ञात कीजिए, हो गया। और जब हम लोग जानते हैं जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि पढ़े हो परिनालिका कैसे बनाते हैं, ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये वायर ले लोगे, है ना, ये वायर, और इसमें ऐसे लपेटोगे, ऐसे ऐसे लपेटते जाओगे, पास पास लपेटोगे, दूर में लपेट रहा हूँ, तुम लोग ऐसे पास पास लपेटोगे ऐसे, और उसके बाद इसको, ये तुम लोग का क्या है, प्रणालिका है ये, ठीक। तो ये प्रणालिका है, इसी का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, समझे। चलो आगे बढ़े। चलो, मान लो एक प्रणालिका जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक। मान लो एक प्रणालिका है ये वाला, है ना, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये प्रणालिका है, ये वाला, ठीक। तुम लोग से बढ़िया सीधा आराम से अच्छे से बनाना, ये एक परिनालिका, इसकी लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, लेंथ एल। मान लो एक परिनालिका जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एम है, तथा इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब धारा का प्रवाह कैसे दिखाओगे, तो ऐसे इसको दिखा दो, ये पहला वाला, ठीक, ये ऐसे, ठीक। उसके बाद ये अगला बता दो, फिर ये अगला बता दो, ऐसे करके बताते जाओ, मतलब उसको पता चले कि हम लोग कुंडली में क्या कही है, लपेटे हैं, इसको मत दो, ये, ठीक, ये और ये, ठीक, समझे इतना। हम्म हो गया ना, बस यही है ये, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्या, प्रणालिका, ठीक, जिसमें लपेटे थे, अभी बताया चित्र में तुम लोग को, हाँ मैं करके बताया ना, बस वही है, ठीक। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा आई क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो एक प्रणालिका ले लिए जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ये, ठीक, जिसमें धारा आई क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, ठीक। और ये ऐसे करके जाएगा और इधर नीचे उतर के ये इस नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो मान के चलते हैं एक परिनालिका है, ठीक, है ना, पूरा लिख दूं क्या, चलो, माना एक परिनालिका, माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई L तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है, कैपिटल I। ठीक, माना एक प्रणालिका L ले लेते हैं, है ना, इसमें प्रवाहित धारा I है ना, इसमें फेरों की संख्या पूर्ण विराम करके इसमें लिख देंगे, इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या ले लेंगे, A। मतलब ये जो रिंग बनेगा इसका, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है ना, समझो, मान लो एक परिनालिका जिसकी लंबाई L है ना, इसमें फेरों की संख्या N, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। समझ गए? हाँ, तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, है ना, माना, या ऐसे कह सकते हो, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटे L। समझे कैसे कैसे आया, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे L। समझे, समझ लो, मान लो इस कुंडली में बहुत सारा फेरा है, ऐसे करके, जैसे वो फाई का बताया था ना अभी, बस वैसी, है ना, ये बहुत सारा फेरा है ना। मान लो एकांक लंबाई लेते हैं हम लोग, है ना, एकांक लंबाई यहां पर से यहां तक का टोटल लंबाई कितना है, L है, वहां दिया है। मान लो एकांक लंबाई ले लेते हैं, एकांक लंबाई यहां से यहां तक का है, एक एग्जांपल के लिए, तो इतने लंबाई में फेरों की संख्या कैसे है, स्मॉल n है, फिर इतना में कितना होगा, स्मॉल n, फिर इतना में कितना होगा, स्मॉल n। मतलब एक एकांक लंबाई में n, दूसरे में 2n, तीसरे में 3n, तो टोटल लंबाई कितना है, L है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n इंटू L हो जाएगा, है ना। और इसमें टोटल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, तो ये हो जाएगा कैपिटल N बराबर n इंटू L। तो जब n का मान निकालोगे स्मॉल n का, तो कैपिटल N बटे L ये इधर आएगा तो होगा। हाँ, बस वही है, कहाँ से आया तुम लोग समझ गए, साइड में यहाँ पर लिख लेना, नहीं समझ आएगा तो, क्योंकि कैपिटल N बराबर n इंटू L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और कुल लंबाई इसकी L है, तो n इंटू L करोगे तो टोटल फेरों में संख्या आ जाएगा, है ना, टोटल लंबाई में फेरों की कुल संख्या आ जाएगी। समझे इसको, बस आराम से समझना, क्या टेंशन क्या दिक्कत। ठीक, अच्छा ये समझ गए, इसको समीकरण 1 मान ले, चलो इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से। ठीक, अब अगला स्टेप देखो, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना, ये जितना ज्यादा जगह मिले उतना ठीक है हम लोग के लिए। ठीक, अब देखो इतना हो गया, यदि प्रणालिका में हम लोग धारा I प्रवाहित किए हैं तो प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्रणालिका के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। तब अ, अब देखो, अब परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है, पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में, मतलब शुरू स्टार्टिंग में पढ़े हो, एक परिनालिका लिए थे, उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिए थे, तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई होता था। हाँ बस वही है, तो एन का मान समीकरण 1 से एन बाई एल रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन बटे एल इंटू क्या हो जाएगा, आई। समझे इतना चीज, सबको समझ आया, इसको मानते हैं समीकरण 2, क्योंकि हमारा ये भी आगे क्या आएगा, काम आएगा, है ना। तुम लोग थोड़ा दूर में मानना, मेरा जगह छोटा है इसलिए मानते जा रहा हूँ ऐसे करके, है ना, मेरे को पूरा इसी में बताना है। ठीक, तो b बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल, इस n का मान मैं यहां से रखा n बाई एल, और इंटू क्या हो गया, i। समझे इतना, हाँ। अब देखो, प्रणालिका त्रिज्या की तुलना में, इसकी तुलना में प्रणालिका क्या है, ज्यादा लंबी है ना, और ज्यादा लंबी है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान माना जा सकता है ना। तो अतः प्रणालिका से, या प्रणालिका के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, अतः संपूर्ण प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अतः संपूर्ण प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स,
अब संपूर्ण प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? फाई बी बराबर बी इंटू ए। पढ़े हो? इसी चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में बताया था फाई बी बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। मान को हम लोग रख देते हैं। ठीक, मान को रखोगे तो तुम लोग को बहुत कुछ चीज मिल जाएगा। रखे तो कौन सा मान? समीकरण 2 से, है ना? समीकरण 2 से हम लोग क्या कर देंगे? इसी मान को रख देंगे। ठीक, चलो समीकरण 2 से फाइव बी बराबर हो जाएगा हम लोग का, बी का मान कितना रखोगे? ये वाला म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई इंटू ए होता है ये। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या है? एल बराबर एन फाइव बी बटे आई, यही है, यही है ना? तो फाइव बी का मान हम लोग लाए हैं ये वाला, तो इसी फाइव बी के मान को वहां पर रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे ये बताओ? हाँ रखोगे ना। अब देखो हमको पता है, परंतु यहीं से देखो, है ना, परंतु एल बराबर क्या होता है? एन फाइव बी बटे आई होता है। ठीक, तो फाइव बी का मान को यहीं पर रख देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? स्वप्रेरकत्व तो चाहिए, तो मान को रखो। तो एल बराबर हो जाएगा एन, फाइव बी का मान कितना रखोगे? इतना रखोगे, म्यू नॉट एन आई ए बटे एल, म्यू नॉट एन आई ए बटे एल, और पूरे के बटा में क्या है? आई, आई है ना? तो एन फाइव के जगह में इतना मान रखे हैं, देखो ब्रैकेट में कर रहा हूं तो तुम समझोगे ये। ठीक, फाइव के जगह में। अब देखो इसको हल करो, एल बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट आगे कर दो, एन और एन का गुणा होगा तो एन स्क्वायर, आई इस आई के साथ खत्म, तो हमारे पास बचेगा ए बटे एल, नीचे आएगा ये ये है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। और है आगे, और देखोगे आगे तो इसको और देख लो, है ना? यदि यदि प्रणालिका लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो, एक ऐसे लिखते हैं, क्रोड पर लिपटी हो, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे? इसको सुधार देंगे डायरेक्ट, इसको हम लोग कर देंगे एल बराबर म्यू नॉट, म्यू खाली एन स्क्वायर ए, थोड़ा सा देखना, एन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? एल। ये यही है लंबी प्रणालिका के लिए अभिष्ट व्यंजक। लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक। ठीक, अभिष्ट व्यंजक पूरा लिख लो, मैं शॉर्टकट लिखा हूं। ठीक, चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो तो म्यू आर होता है ना? म्यू आर का गुणा होता है इसमें, तो ये क्या होता है? म्यू नॉट और म्यू आर का गुणा करोगे ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ, म्यू आर का गुणा करोगे तो म्यू के बराबर होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं म्यू करके। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो स्वप्रेरकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन्हीं सब चीजों को तुम लोग देखकर कह सकते हो कि स्वप्रेरकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। इन सब चीजों को, इन सब चीजों को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, कह सकते हो ना देख के? तो देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको मिटाऊं? हाँ, यहीं से देखो, अब देखो स्वप्रेरकत्व तो किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भरता, अब देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो सूत्र को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बटे क्या है? एल है, ये है। ठीक, तो पहला तो निर्भरता करता है प्रणालिका की लंबाई पर, है ना? देखो यहां से क्या पता चल रहा है? पहला, एल व्युत्क्रमानुपाती है एक बटे एल के, दूसरा पता चल रहा है एल अनुक्रमानुपाती है एन स्क्वायर के, तीसरा हमको पता चल रहा है एल अनुक्रमानुपाती है ए के। मतलब यदि लंबाई को बढ़ाओगे, समझो मैं लिखवा नहीं रहा हूं ना, बुक में है, यदि लंबाई को बढ़ाते हैं, किसका? प्रणालिका की लंबाई बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व
स्वप्रेरकत्व गुणांक क्या हो जाता है, या स्वप्रेरकत्व कम हो जाता है, और लंबाई को कम करेंगे तो स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरी चीज, एल अनुक्रमण पाती है एन स्क्वायर के, मतलब यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दे तो उसका स्वप्रेरकत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक। या सीधा सीधा हम लोग कहें, है ना, सीधा सीधा हम लोग क्या कह सकते हैं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दे, एक यही से समझना, है ना, एक यही से समझना, यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में है, फेरों की संख्या दुगनी कर दे तो उसका स्वप्रेरकत्व तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल अनुक्रम पाती है एन स्क्वायर के, एन का मान दुगना करोगे 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, तो एल का मान कितना हो गया, 4 गुना। तो यदि स्वप्रेरकत्व में फेरों की सॉरी यदि परिनालिका के कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दे तो उसका स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाएगा। ठीक। तीसरा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। परिनालिका जितना ज्यादा मोटा होगा, है ना, जितना ज्यादा त्रिज्या का होगा तो उसका स्वप्रेरकत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक। और एक म्यू पर है, तो म्यू को तो छोड़ो, इतना 3 लिख दोगे उतना ही बहुत है तुम लोग के लिए। ठीक। एक चीज और याद रखना, प्रणालिका में नर्म लोहे की करोट प्रयुक्त की जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी चुंबकनशीलता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक। उसकी चुंबकनशीलता क्या होती है, उच्च होती है, और जिसकी चुंबकनशीलता उच्च होगी उसका प्रेरकत्व भी क्या होगा, उच्च होगा। ठीक। आगे बढ़े, चलो नोट करो इसको, ये 3 दे दोगे ऐसे तब भी समझ जाएगा वो। अब हेडिंग डालो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो ये लास्ट है फिर खत्म, छोटा सा है। अब हेडिंग डालो समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक। समतल वृत्ताकार कुंडली का हम लोग क्या देखेंगे, स्वप्रेरकत्व। हो गया इतना चीज। चलो ठीक, हेडिंग डालो। हो गया। अब मान लो एक समतल वृत्ताकार कुंडली है ना, समतल, ये ऐसे करके, ऐसे समझो, है ना, तो उसको अच्छे से बताऊं तो इसको ऐसे बनेगा, ये वृत्ताकार कुंडली ऐसे बनेगा। ठीक। इसी में और ऐसे करके ले सकते हो, 2 चार्ट हो ऐसे करके फेरा ऐसे, है ना, और ये ऐसे करके इधर से आया है और ये इधर से ऐसे करके गया है। ठीक। ये समझे? हाँ, ये रिंग है ऐसे करके, ये। ठीक। ये ऐसे करके है और इधर ये दोनों धारा आया है। ठीक। ये धारा आई प्रवाहित हो रही है, मान लो इसकी त्रिज्या आर है और इसमें फेरों की संख्या एन है, त्रिज्या को नहीं दिखा रहा हूं मैं। ठीक। ये हो गया, बस छोटा सा चित्र है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक। तो इसी मान के चलते हैं, माना आर त्रिज्या की, पता नहीं इतना छोटा तुम लोग को दिखेगा कि नहीं, माना आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या ले ले, कैपिटल एन, फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है ना, इसमें धारा आई प्रवाहित करने पर, है ना, इसमें धारा हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, आई, धारा आई प्रवाहित करने पर, इसमें धारा आई प्रवाहित करने पर, देखो धारा आई ये प्रवाहित हो रहा है। ठीक। तो आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन, कैपिटल एन है, इसमें धारा आई प्रवाहित करें तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हो, करने पर आई प्रवाहित की जाए, कर दो जी, धारा आई प्रवाहित की जाए तो अब यहां से नया बनेगा, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर, अब देखो मान लो कुंडली है, इसका केंद्र क्या है, ये है,
तो इस हम लोग पढ़े हैं किसी वृत्ताकार कुंडली है या वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं ना गतिमान आवेश चुंबकत्व वाले में। तो वृत्त के केंद्र पर है ना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? म्यू नॉट अपान 2 × N I/R ऐसे करके होता है। I/R होता है ना। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हम लोग n करके लिए होता है ना। इसको समीकरण 1 मान ले, इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 1। ठीक, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा हम लोग का म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू N I/2R। समझे इतना चीज? इतना सबको समझ आया? कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े तो चलो है ना। तो कुंडली से संबंधित संपूर्ण फ्लक्स यदि फाई हो तो हम लोग फाई को लेके चल देंगे। जाओगे ना फाई को लेके? हाँ, यदि इसी में देखो, यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तो फाई बी बराबर बी इंटू क्या होता है? ए। मान को रखोगे तो देखो फाई बी बराबर बी का मान कौन सा रखोगे? इतना म्यू नॉट अपान 2 × N I/R इंटू ए। अब ए क्या है हम लोग का? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त है ना ये, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। तो πr²। ठीक, यहाँ पर बता देना, बताओगे तो, क्योंकि ए वृत्त का क्षेत्रफल है। तो फाइव बी बराबर क्या बचेगा हम लोग के पास? म्यू नॉट 2r से देखो हम लोग का बच जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा शायद, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, वो बच जाएगा। ठीक है चलो, म्यू नॉट अपान 2 N I/, आर से आर खत्म तो एक आर हम लोग का यहाँ बचेगा और ये बचेगा पाई ऊपर में। पाई को आगे हम कर दो या पीछे करोगे तब भी चल जाएगा, मैं आगे रखा हूं है ना। म्यू नॉट अपान 2 π N I/R है ना π N I/R या NRI ऐसे करके, NRI कर दोगे तो मत करना, ऐसे ही रहने दो। ठीक, ये अब हमको फाइव भी मिल गया, फाइव भी मिला ना। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? स्वप्रेरकत्व तो सूत्र क्या होता है? हाँ यही होता है ना। बस तो स्वप्रेरकत्व तो लिख दो, परंतु परंतु स्वप्रेरकत्व एल बराबर एन फाइव बी बटे क्या होता है? आई। मान को रखो, चलो तो एल बराबर हो जाएगा एन, फाइव बी के जगह में इतना रखोगे तो फाइव बी के जगह में हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 × π N I/R है ना, है बटे। अब बटे में क्या होगा हम लोग का? आई। आई आई से आई कैंसिल, एल बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान 2 एन और एन का गुणा हो जाएगा तो N² हो जाएगा। पाई हम लोग का बचा है, आई से आई कैंसिल और एक क्या है? आर। ये अब फिर लौह चुंबकीय पदार्थ क्रोड पर लिपटी हो, करोगे ना? हाँ, ये तो हम लोग को फिर से करना पड़ेगा बार बार। ठीक, यदि प्रणालिका लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो तो बराबर को मत दो, हर में लगेगा ना, ये सब में अन्योन्य प्रेरणा में जाओगे उसके लिए व्यंजक है, उसमें भी है। यदि आ, यह यदि कुंडली, ऐसे कर दो, यदि कुंडली लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो तो एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट के जगह में हो जाएगा म्यू/2, या सबको एक साथ कर दो, म्यू पाई N²R/2। ये हम लोग का है समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर इसमें भी हम लोग का इसी को देख के हम लोग का ये बन जाएगा निर्भरता। ठीक, नोट करिए इसको। हो गया। चलिए अब देखिए किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी।
अब देखो इसकी निर्भरता, सेम प्रोसेस, सूत्र को लाओ यहाँ पर, एल बराबर म्यू पाई एन स्क्वायर आर बट्टे 2, है ना। तो संख्या को तो छोड़ो, पहला एल जो है अनुक्रमणपाती होगा एन स्क्वायर के, दूसरा एल जो है अनुक्रमणपाती होगा किसके, आर के। अब नीचे में संख्या है तो वो तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक ठीक। और एक चुंबकनशीलता है, तो एन स्क्वायर मतलब वही पहले बताया वही, यदि कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर। यदि वृत्ताकार जो कुंडली है इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, मतलब छोटे गोले के जगह हम बड़ा गोला लें, तो हम लोग का एल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ी तो स्वप्रेरकत्व तो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके चुंबकनशीलता पर, है ना, यदि कुंडली के अंदर रखे पदार्थ जैसे नर्म लोहा है ना, उसकी चुंबकनशीलता अधिक है तो चुंबकीय का स्वप्रेरकत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये चुंबकनशीलता है, नर्म लोहे की चुंबकनशीलता, ठीक। इसको बढ़ाओगे तो एल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए इतना, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका आगे, ठीक। संचित ऊर्जा वगैरह तो नहीं आता, संचित ऊर्जा वगैरह को छोड़ देना, कल से हम लोग देखेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में, ठीक। हो गया ना, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलो।